नमस्कार बच्चों, हम पढ़नावली 1.2 में आए हुए हैं, जिसमें हमें हल करना है आज पूरी पढ़नावली 1.2। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम, चूंकि पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं इनके कॉन्सेप्ट, तो उनको कॉन्सेप्ट का केवल यूज करेंगे और देखेंगे हम। इसमें कहा गया है सवाल नंबर 1 है पढ़नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1.2 का क्लास 10 एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो आया वही अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, यानी कि जो भी गुणनखंड होंगे वो हमेशा अभाज्य होंगे। अब तुम 4 में कर दोगे तो 4 को भी काटना पड़ेगा, अभाज्य ही बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल क्या है? 140। तो देखो 140 हमने कहा करना वही है, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है, तो चला जाएगा तो देना है, ना जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या से भाग देना है। 2 से जा रहा है तो 2 70 आ जाएगा, 2 से जाएगा तो 35 आ जाएगा। अब 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 3 से दे लो कि 3 से 35 कट रहा है, नहीं कटेगा, क्योंकि अगर देख लेना अपना कैसे नहीं कटता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में या 3 के गुणनखंड करोगे तो 35 नहीं आएगा, तो हम 5 से कटेंगे। 5 7 35। क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 7 1। ठीक, तो ये हो गया। जब तक करना है जब तक हमारी संख्या 1 ना आ जाए। तो 40 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 140 के। क्या इसमें कोई भाज्य संख्या है? नहीं है, बस इसी का यही तो आंसर हो गया। हम इसको घात में भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका आंसर है, यही उसके अभाज्य गुणनखंड है। ये आंसर उतार लो इतना। ठीक है, फिर अब हम अगला देखेंगे सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 को कैसे देखेंगे, ये देख लो। ये सवाल नंबर 2, यानी कि सवाल नंबर 2 में क्या है? 156 को अभाज्य गुणनखंड में 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 कटेगा। 2 जब तक कटता रहेगा जब तक कि पीछे की संख्या 2 से कटती है। 2 से काटने वाला का नियम यही है कि पीछे की संख्या अगर 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो 8 भी 2 से कटता है तो कट ही जाएगा। 2 3 6 2 9 18 के 9 2 से कट 9 कट जाए 2 से, नहीं तो मतलब 3 के भाग देंगे। 3 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 3 3 एकम 3 3 तरका 9। क्या 13 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं। 7 के बाद कौन सी संख्या होती है? 11 से नहीं, वो सीधा वो 13 से कटेगा। तो भाज्य में नहीं देना है भाग, भाज्य में नहीं देना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसको अगर करोगे तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगला देखेंगे 38 25 का। ये आप उतार लीजिए पुश करके। ठीक, सवाल नंबर 3 देख लो। 38 और 25, पीछे कितना है? 5। तो क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 5 नहीं कटता। अब ये बड़ी संख्या कैसे मालूम चलेंगे कि 2 से कटता है 3 से कटना? 2 से नहीं कटता, ये तो बता दिए कि लास्ट की संख्या अगर कट जाए 2 से, 2 4 6 8 0 हो तो 2 से कट। अब 3 से कटने का नियम छोटा सा, इन संख्याओं का योग कर लिया करो पहले। 5 2 7 और 7 और 8 15 और 3 18, कितना टोटल योग होगा? 18। अगर 18 3 से कट जा रही है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से कट जा रही है 18 छंग 18, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। सिंपल सा नियम है 3 से काटने का। इनकी सबको जोड़ लो, अगर जोड़ 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो 5 2 7 8 7 15 3 18, 18 3 से कट रहा है यानी कि 3 से कटेगा पक्का। 3 से काटो, 3 एकम 3 3 2 नहीं 6 3 7 21 3 5 15। अब बड़ी संख्या है, कैसे पता चलेगा? फिर से जोड़ लो। 7 5 12, 2 14 15, 15 3 से कट रही यानी कि फिर से ये 3 से कट जाएगी। 3 चौके 12, 3 2 6 3 5 15। 425 कटेगी नहीं कटेगी? 3 से जोड़ लो। 5 2 7 4 11, 3 से 11 कटती है, नहीं कट रही यानी कि 3 से नहीं कटेगी। 5 से काट दो, 5 से कट जाएगी, चूंकि अगर 5 किससे वह संख्या कटती है जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो 5 है तो 5 से कट जाएगी। 5 8 40 और 5 25, 5 से कट गई। अब फिर से 5 से कट जाएगी।
5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 से कट जाएगी, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटे, 1 आ जाएगा, यही है। ठीक, तो इसको लिखने के नियम वही है जो हम पहले लिखते आए हैं। 38 25 का लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो 3 को कैसे लिख सकते, 3 का घात 2, 5 को कैसे लिखते, भाग 2 का मतलब है 5 2 बार है 17, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, यही इसका आंसर, लो उतार लीजिए। अभाज्य गुणनखंड है तो ये सब अभाज्य संख्या हैं, याद रखना हमेशा अभाज्य ही आएंगी, भाज्य आ ही नहीं सकती। ठीक, अब देखो 4 नंबर का सवाल देख लो क्या है। 4 नंबर के सवाल में है 5 0 0 5 काटनी है। अब ये बताओ, ये 2 से कटती है लास्ट में, 5 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, जोड़ लो सब, 5 और 5 10, 3 से नहीं कटेगी, लेकिन 5 से कट जाएगी जो कि अंत में 5 है। तो 5 से कट जाएगी 5, 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5, कट गई 5 से। अब किससे कट रही है, लास्ट में अगर 5 1 है तो 5 से कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, 2 से कटेगी नहीं। 7 एकम 7, ठीक है, 7 का नियम अलग है काटने का, हम काट के देख रहे हैं। 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौको 28, 7 21, 7 से कट जाएगी ये संख्या। देखो कैसे 7 से कैसे कटेगी, ध्यान देना। 7 एकम 7, देखो हम साइड में भाग देके देख लेंगे, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो ऐसे समझ में आ जाएगा। 7 एकम 7, 3 अंक होता है 0, 7 चौके 28, 2 1 7 3 21, किससे संख्या कट रही है, 7 से। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 3 21, समझ में आए। कोई भी संख्या पूर्ण रूप से कटने का नियम यही है। अब ठीक है, चलो अब ये देख लो 143 किससे कट रही है, तो 143 के हिसाब के साथ देख लो, 3 से कट नहीं रही, 2 से कट नहीं रही, 5 से कट नहीं रही, 7 से देख लो, 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कट रही, 11 से देख लो, 11 एकम 11, 11 33, 11 से कट जाएगी, 11 एकम 11 11 33। अब 13 से 13 एकम 13, ये हो, जब तक हमें दोहरानी तब तक 1 हो। अब लिखने का नियम वही है, 5 0 0 7, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगर घात के रूप में लिखना चाहे, जो कि डबल है नहीं, तो उसी घात में बस 1 चढ़ा दे जाना। लो हो गया। अगर इन सब का गुणा कर दोगे तो 5005 ही आएगा। ओके, तो ये सवाल लिख लो। अब अगला देख रहे हैं 5वें सवाल में। 5वां सवाल क्या है देख लो यहीं पर, 74 29, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि दिखा रहा कि पीछे क्या है, 9 है, 0 2 4 6 8 नहीं है। 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटने का नहीं वही देख लो, 9 2 11, 7 4 11 11 22, 3 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 से देख लो तो 7 एकम 7, 7 छंग वाला नहीं कटेगा 7 से। 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, 11, तो 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा, तो हम सीधा बता, ज्यादा समय न लेते हुए ये कटेगा सीधा 17 से। किससे कटेगा, 17 से। तो 17 चौके 68, कितना बचा 6, 17 3 51, कितना बचा 11, और 17 7 119, 17 से कट गया। अब 17 से एक बार कट गया, 17 से 2 बार नहीं कट रहा है, ये 17 से नहीं कटेगा क्योंकि 17 3 51 नहीं कटता। 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, 19, तो 19 से काटो सबसे पहले। 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 19 30 57, ये 23 आ गया, तो 23 एक अभाज्य संख्या, 23 से ही कटेगा, यानी कि 1। हमें जब तक दोहराना है तब तक 1 ना आ जाए, तो हम लिख सकते हैं इसको 7 4 2 9 को कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। अगर घात में लिखना हो तो 17 की घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात 1, यही उसका अभाज्य गुणनखंड हुए, यही तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुए।
तो हमने पांचों सवाल लगा लिए हैं, मुश्किल से 1-2 मिनट इनको उतार लीजिए। हम बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं, आप इनको उतार लीजिए, मैं अभी हट जा रहा हूँ। देखो अब हम पढ़नावली का 1-2 सवाल, 1.पढ़नावली 1.2 का ये दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है ये क्या बोल रहा है देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हमने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो, ना देखा हो जिसने तो पहले देख लियो। उसमें बताया था कि जिन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए, अगर उन संख्याओं को गुणा कर दिया जाए और एलसीएम और एचसीएम का आपस में गुणा कर दिया तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई भी संख्या ले लो। अब एचसीएफ एलसीएम निकालोगे 26-91 का, और संख्या दो संख्या कोई भी ले लो 15 और 16, नहीं। जिन संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उसी संख्याओं का अगर गुणा कर दें तो उसके एलसीएम और एचसीएफ गुणन के बराबर होता है। ये हम सिद्ध कर चुके, अभी भी करेंगे, देखो कैसे है। तुम सब ज्यादा ना कर दो, हम सवाल नंबर 1 पे हमने कहा था एलसीएम एचसीएफ निकालना गुणनखंड विधि से, और गुणनखंड विधि हमने तुम्हें बताई है। कैसे करेंगे हम, 26 का पहले कर देंगे हम। सबसे पहले क्या, सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, 2 से देना है, यानी कि 2 के अभाज्य से संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो 2, 2 एकम 2, 2 3 6। क्या 13 आ गई है? 13 किसी से कट रही है? नहीं कटेगी, 13 से सीधे हो गया। तो 2 के कितने हो गए? 26 के कितने हो गए? 2 गुणे 13। यही 91 में कर ले रहे हैं। 91 में क्या हुआ, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो कितने से जा रहा है ये? 3 से नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, सॉरी 4 नहीं 5 लेंगे, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 से 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 2 बची, 7 3 21, फिर 13 से जाएगा तो 1। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? हम साइड में अगर ऐसे लिख दें, इसको अलग से लिख दें, 91 गुणनखंड कितने हो गए? 7 गुणे 13। अब हमें ये गुणनखंड कर लेना है। अब देखना है हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ फिर एलसीएम। तो इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ हम किसका निकाल रहे हैं वो संख्या में कोष्टक में लिख देनी है, तो इससे समझ में आता रहेगा कि हम इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं, इन दो संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 26-91 का हमने कहा था कि एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन देखो कौन है। इस गुणनखंड में कौन कॉमन है? केवल 13। ठीक है, पहले तो कॉमन लेना। कॉमन लेने से के बाद सबसे छोटी संख्या जो कॉमन हो, उन कॉमन में सबसे छोटी घात, तो इसमें भी घात 1 है, इसमें भी जब कोई घात ना हो तो घात 1 होती है। तो दोनों में से एक घात है तो कोई भी 13 ले, 13 की घात 1 यानी कि 13 बराबर 13 आ गया, एचसीएफ आ गया। अब इसी तरह एलसीएम निकाल लो। एलसीएम के लिए हमें किसका निकालना है? 26 और 91 का निकाल रहे हैं। इसमें क्या कहा था हमने कि हमें सभी लेने हैं, लेकिन 2 बार नहीं लेने। ये 2 13 7 13, 13 2 बार आ गया तो 1 बार लिख लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी बात क्या है? 2 7 भी है इसमें, और 13 2 जगह है, तो दोनों जगह एक ही घात है तो 1 13 लिख लेंगे। जोड़ेंगे नहीं, अलग अलग है, इसका गुणा कर दोगे। 7 दूनी 14, नहीं तो ऐसे कर दो 13 7 91, 2 गुणे 91, ये सरल हो जाएगा। तो आ गया 1 का मासा आ गया 13 और लासा आ गया कितना? देखो इसका एलसीएम 26 91। हमने बताया था अगर इनका भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और इसमें इनका का भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमने कहा जांच कीजिए। हमने इधर तक तो सवाल हल कर लिया, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है कि नहीं। तो उसको हम यहां लगा दे रहे हैं, जांच लिख दे रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं, दो नहीं दोनों लिखना चाहिए था, दो संख्याओं का नहीं इधर लिखना चाहिए था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्योंकि दो संख्या तो कोई होगी लेकिन दोनों संख्याएं होंगी, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम निकाले तो दोनों संख्याओं, तो सवाल वही रहने दो, बाकी चलते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणित LCM, यही करना है हमें जांच, तो कर दो। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं इधर देखो, 26 और 91, तो 26 91 रख दो, बराबर HCF कितना आया 13 लग दो, और LCM कितना आया 182 रख दो। गुणा करोगे तो वही आएगी, 13 दूनी 26, 13 8 104, 4 और 2 6, 13 13 और 10 23। ठीक, इतना का गुणा करोगे तो ये भी यही आएगा 23 66। तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उत्तर की जांच है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बराबर होता है। ठीक है, ये सवाल लगा लीजिए, फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं, दूसरा देखेंगे। ओके, आपने वो ताल लिया होगा, हम सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। सवाल नंबर दूसरा देखो क्या बता रहा है। दूसरा कह रहा है कि 510 और 92, इन दोनों गुणनखंड उसी प्रकार कर लेना है। दोनों 2 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेंगे, 2 से किससे कटेंगे, 5 5 10, और 2 12 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13 नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से काट दो, 5 1 5, 5 7 35, ये कैसे कटेगा 17 से। तो इसके गुणनखंड हो गए 510 के कितने हो गए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये हो गए गुणनखंड। अब हम इसमें देख लेंगे, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23। क्योंकि 23 किसी से अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, हम इसमें लिख दें 92 के 2 गुणे 23। हम निकालेंगे सबसे पहले HCF। तो HCF किसका निकालना है, पहले ये ध्यान दे लो। तो HCF निकालना है हम 510 और 92 का। हमने कहा था HCF में पहले कॉमन ले लो, तो कॉमन कौन कौन है, इसमें 2 है 3 है 5 है, घात में चढ़ा दो तो इसकी घात और लिख दो, तो क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े, 2 की घात 2 गुणे 23, यही है। तो कॉमन क्या ले, केवल 2 दिख रहा है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, और लेकिन 2 2 तो लेना है, तो 2 ले लेंगे हम। लेकिन सबसे छोटी घात लेना है या सबसे बड़ी घात लेना है, ये बात याद रखना। तो हमें सबसे छोटी घात लेना है। तो सबसे छोटी घात किसकी है, 2 की घात 1, 2 लेंगे। लेकिन 2 की घात 2 है, ये नहीं लेना हमें, 2 की घात 1 ये वाला 2 भर लेना। और कोई कॉमन है नहीं है, तो 2 ही इसका क्या होगा, मासा होगा। लासा देखो, LCM 510 का और 92 का। इसमें देखो कॉमन, इसमें 2 है इसमें 2 है, इसमें 3 है उसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है उसमें 5 है, 17 नहीं है। तो बस अंतर वही है कि हमें उठाते जाना है, लेकिन कॉमन में सबसे बड़ी घात लेनी है। 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन है, 2, तो 2 लेना है। 3 में सबसे बड़ी 3 भी है इसमें, लेकिन उसमें दोनों में ना रहने दो, लेकिन है तो उनको सबको लिखना है। 5 भी लिख लेंगे, 17 भी लिख लेंगे, और 23 भी लिख लेंगे। इन सब का जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, गुणा कर लेना, 5 3 15 चौके 60, ये पूरा पूरा 60 हो जाएगा, 5 3 15 चौके 60 गुणे 2 दूनी 4 का हिसाब लगेगा 17 गुणे 23। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है वो देख लेना, 23। ठीक है, तो इसका गुणा करके देख ले रहे हैं हम अभी कितना आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा आ रहा है संख्या, तो इसको थोड़ा सा, तो इसका बड़ा आ रहा है, तो गुणा कर लो पहले, 2 2 संख्याओं गुणा कर लोगे तो ज्यादा, 17 गुणा कर लोगे तो पूरा पूरा देख ले रहा है, हम अलग से देख लेंगे इधर। इसका आएगा, इसका गुणा इधर देख लो, 60 गुणे 17 गुणे 23। इसका गुणा कर लो, इसमें कर देना, 17 3 51, हसलाई 5, 17 दूनी 34 और 5 39। इसका जब वापस में गुणा करोगे तो 0 6 कम 6 6 नारे 4, हसलाई 5 और 36 18 और 5 23। ये आ गया इसका। लासा कितना आया टोटल में, लासा आ गया 23,460 और मासा आ गया 2। अब हमें जांच करनी है तो जांच कर लो। जांच करने के लिए हम इधर से जांच कर लें या यहीं जांच कर दें, थोड़ा सा छोटी सी संख्या लिख दें, आ जाएगा। ये लिख लो, फिर हम जांच कर ले रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा मिटा लेंगे। ओके, तो
हम यहाँ जांच कर ले रहे हैं, मासा और लासा इसका लिख रहने दे रहे हैं। और इधर हम डार्ट लिख दे रहे हैं, तो 23,460 है तो हम डार्ट लिख दे रहे हैं। देखो क्या FCF कितना आया था इसका 510 और 92 का, 2 LCM कितना आया था 510 और 92 का 23,460, यही आया था। बस वही कर दो। जांच में क्या करना है हमें, जांच में इन दोनों संख्याओं को गुणनखंड कर दो, यानी कि 510 लिख देना भाई 92 और SCF गुणे LCM भी कर दो। तो अगर गुणा करोगे तो इसको गुणा कर लो 460, 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46 92 0। इसका भी गुणा करोगे तो वही आएगा। देख लेना कैसे हम कर दे रहे हैं, वरना अलग से कर लो या पर वही आएगा गुणा 46,920। तो दोनों बराबर आ गए तो हमारी ये जांच हो गई कि इसका जांच दो संख्याओं इन दोनों को गुणा कर दिया जाए और मासा लासा गुणा कर दिया जाए तो दोनों संख्या हमेशा बराबर आती हैं। अभी उतार लीजिए थोड़ा सा। अब हम सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ओके ठीक है, अब सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। 3 में क्या लिखा है ध्यान दो, 336 और 54। 336 से गुणनखंड करेंगे हम, 54 में गुणनखंड करेंगे। 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16 8। ठीक, फिर 2 8 16 8 आ जाएगा। फिर देखो 2 से जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 7 21, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। यही है, देखो 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 1। इनको लिख लो अलग अलग। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 510 के, सॉरी 510 नहीं, 336 के गुणनखंड क्या हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इनको हम लिख सकते 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7, यही लिख सकते हैं। अब हम 55 के लिख ले रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे बस 3 ही है। इसके हम लिख सकते 2 गुणे 3 की घात 3। अब SCF निकाल लो। SCF का नियम वही है। SCF किस किस का निकाला है 336 और 54 का निकालना है। 336 54 SCF में हमने कहा था दोनों को कॉमन देख लो, कॉमन में सबसे छोटी घात। इसमें भी ये वाली संख्या ध्यान दो ना, तो कंफ्यूजन ना होगा। ये गुणनखंड है इसके और ये गुणनखंड है। ठीक है, इसमें 2 है 3 है तो 2 ले ला, लेकिन 2 की सबसे छोटी घात क्या है 2, तो 2 ले ली। 3 की घात सबसे छोटी क्या है तो 3 है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 6। सबसे छोटी घात लेनी है। इधर 1 घात है, इधर 3 घात है, तो हमने 1 घात ले ली। अब LCM देख लो। LCM किसका निकालना है 336 और 54 का निकालना है। अब हमने कहा था दोनों में घात देखना है, कॉमन हो तो 1 ले लो, ना कॉमन हो तो सभी ले लो। 2 है तो 2 है, लेकिन 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 4, तो वो 4 लेनी है। 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3 3 है, और कुछ चीज ठीक है इसमें, हाँ 7 और थी सर। अब इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 3 9 27 गुणे 7। तो जब इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा 16 7 112 कर दो गुणा, इससे कर दो गुणा करोगे तो आंसर देख लो। हम यही कर ले, इसका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम आंसर लिख दे रहे हैं। क्या है इसका आएगा 3024। तो ये इसका हो गया LCM। आप गुणा कर लेना, इतना ही आएगा क्योंकि 3024। ठीक है, तो ये हो गया। LCM कितना आया 6, इसको अलग से हम कर दे रहे हैं डिनोट, और इसका SCF 6 आया और 324। तो ये तो LCM SCM के दोनों ज्ञात हो गए। अब हमें करनी है गुणनखंड, तो सॉरी उसकी जांच करनी है। तो जांच के लिए सिंपल सी करना है,
क्योंकि हम यही लिख दे रहे हैं यहाँ पर HCF किसका 336 और 54 का कितना आया 6। LCM किसका 336 और 54 का कितना आया 30 और 24। बस जांच कर दो, जांच में क्या है वही गुणा करनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और HCF गुणा LCM। तो जांच लिख दो। जांच में क्या करनी है, जांच में करनी है दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुणा 54 बराबर 30 HCF गुणा LCM कर रहे हैं हम सीधे गुणा 6। इसका गुणा कर दोगे वो बराबर आएगा 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 3 18, 18 144। जब इसका गुणा करोगे तब भी वही 18 144 आएगा। ये जांच हो या आप गुणा करते रहना। तो ये दोनों जांच होगी। तो हमारा ये सवाल नंबर 2 के तीनों खंड उसके निकल गए। आप इसको उतार लीजिए, हम सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। ओके, ये देखिए हम सवाल नंबर पढ़ने वाली 1.2 के 4 नंबर पर पहुंच गए। 4 नंबर में क्या कहता है सवाल नंबर 4 कि HCF 9 है। किसका HCF 306 का और 657 का HCF निकाले, यानी कि एक संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, कि दो संख्या है उनका HCF 9 है। LCM 306 357 ज्ञात कीजिए। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमने कई बार जांच करते थे ना पिछले सवाल में, वही पूछा है। तो उसने कहा कि पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है और मासा दिया है लासा ज्ञात करना है, तो रख दो दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमने जांच में ज्ञात की थी, अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, यही बताया था। अब ध्यान दो, जो कोष्टक में जो संख्या लिखी है इसका मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या हमारे बार लिख रहे हैं कि हम HCF किन का ज्ञात कर रहे हैं 306 और 657 का, यानी कि HCF 306 और 657 का 9 है। तो LCM क्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या 306 दूसरी संख्या ज्ञात है, मासा भी ज्ञात है, तो लासा अपन ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा तो पहली संख्या 306 दूसरी संख्या 657, HCF उसने दिया है HCF बराबर 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। आपने पढ़ा होगा कि अगर गुणा में कोई संख्या इस ओर जाए तो पक्षांतर करने पर भाग पर चली जाती है, तो 9 ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 306 657। गुणा की संख्या भाग में, धन की संख्या ऋण में, ऋण की संख्या धन में, भाग की संख्या गुणा में। तो ये गुणा में संख्या है तो ये इधर आएगी, तो किस में आएगी भाग में, यानी कि 9 आएगा नीचे। LCM 9 से काट दो, 9 30 27 9 चौको 36, कितने आ गया 34 गुणे 657 बराबर LCM। इन दोनों का गुणा कर दो, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सही से, LCM बराबर 657 गुणे 34। इसका गुणा करोगे तो कर दो 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 5 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 19, 0 की 8, 3 7 6 13, 9 2 11 12 2 22 338। हम सीधा सीधा लिख दे रहे, गुणा हमने कर दिया है, समय वो नहीं 22 338, ये आप गुणा कर लीजिए। तो 22 338 अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा कितना 22 338। तो LCM किसका ज्ञात करना था उन्हें, हमें 306 और 6 5 7 का यही ज्ञात करना था। तो आगे लो आंसर, 1 मिनट का सवाल है, इसमें कोई बहुत हल हो गया। ठीक, तो ये सवाल उतार लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और हम साइड से हट जा रहे हैं। क्या है देखो, सवाल नंबर अपन 5 में आए हैं, 1.2 पढ़नावली में। 1 मिनट रुकना थोड़ा सा। तो सब पढ़नावली का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपको देखने में या पढ़ाने में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है, देखने में है लेकिन है नहीं बिल्कुल भी। इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट पीछे समझ लोगे तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। उसमें पूछा क्या, पहले तो ये देख लो, जांच करना है तो हमें कोई चेक करनी है चीज, क्या क्या चेक करनी है। किसी प्राकृतिक संख्या हमने बताई है वास्तविक संख्याओं में, सबसे पहला वीडियो में संख्या प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, तो 1 से लेकर अनंत तक संख्या n कोई भी मान लिया जाए के लिए
संख्या 6 की घात n, यानी कि वही कुछ भी रख सकते हैं n की जगह, 1 2 3 4 पर अनंत तक अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि 6 की घात हम कोई भी संख्या रखेंगे, जो संख्या आएगी उसका 0 पर समाप्त होने का मतलब है उसके इकाई के अंक में 0 आएगा। जैसे कैसे, हम 0 जैसे हमने लिखा भी 510, तो इकाई दहाई सैकड़ा इकाई के अंक में क्या 0, यानी कि ये संख्या 0 से समाप्त है। तो वो कह रहा जांच करो कि 6 की घात में अगर हम कोई संख्या चढ़ाएंगे तो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो उससे पहले 0 पे कौन कौन संख्या समाप्त होती है पहले वो देख लो। जिसके अंत में 0 कैसे आएगा, याद रखना, जब भी गुणनखंड में 2 और 5 का गुणा कर दो तो 10 आ गया। ठीक, यानी कि जब किसी भी संख्या को 0 होने के लिए इन दोनों के गुणनखंड होना अनिवार्य है उस संख्या में। जैसे हम बता रहे कैसे, जैसे आपने ले लिया 50, अगर 50 की आप गुणनखंड करोगे तो कितने होंगे, 2 25 5 गुणन 5, यही हुए। यानी कि 1 5 और 1 2 होना कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 और 5 होना आवश्यक है। और भी देख लो, जैसे 100 अंत में 0 है वही लिख रहे हैं हम केवल संख्या। देखो 1 और 2 5 ये है और 1 2 5 ये है, इसमें 2 2 5 आ गए, कोई बात नहीं। और छोटी संख्या लिख लो 40, देखो 40 में क्या करोगे, 2 20 2 10 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो 1 2 5 आया इसमें। यानी कि जब भी आप ऐसी कोई संख्या लिखोगे जिसके अंत में 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो उसमें ये 2 5 का जोड़ा आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा, किसी भी अंक में इकाई के अंक में 0 होने के लिए हमें 2 और 5 का जोड़ा आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसकी आगे एक और चीज समझ लो, 2 और 5 का जोड़ा तो समझ लिया, अब एक और समझ लो। जैसे कैसे, हमने लिखा 10 की घात 3, ठीक, तो इसका मतलब हुआ क्या, 10 ये हुआ, समझ गए। 10 की घात 3 का मतलब है 3 0 और 10 गुणे 10 गुणे 10, इसका मतलब यही तो हुआ कि बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10, यही हुआ 10 की घात 3 को। क्या 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, और घात 3 है 3 है, 5 गुणे 2 को और भी है, 2 गुणे 5 भी कर सकते हो, तो 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात 3, ये भी वही चीज है। तो हम 2 की, यानी कि जो घात पूरी संख्या में हो वो घात अलग अलग भी आ सकती है, आगे और भी आएगी संख्या, इस प्रकार की संख्या आएंगी। लेकिन अभी हमने बता दिया आपको कि अगर 10 की घात 3 है तो 5 गुणे 2, 2 गुणे 5 है, 5 गुणे 2 को लिखो, कोई अंतर नहीं है, 3 की घात 2 5 की घात 2, यानी कि कोई ना कोई 5 गुणे 2 की संख्या तो है कि नहीं है। तो एक चीज समझ लिए, किसी भी संख्या में अगर 0 होने के लिए उसके गुणनखंड में 5 और गुणे 2 होना चाहिए, और घात जितनी उतनी घात लिख सकते हैं, तो घात में कोई अंतर नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो अभी सवाल को देख लीजिए, ये सवाल कैसा है। उसने कहा 6 की घात n, तो हम 6 की घात n लिख दे रहे हैं, n से हमें कोई संबंध नहीं है। हमने कहा था 6 की घात n है, तो 6 की घात n को हम पहले लगाए दे रहे हैं, तो फिर इसकी भाषा लिखवाएंगे। अगर इसके गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा, इसकी n की घात n होगी। क्या इसमें 2 गुणे 5 कहीं आया, n से संबंध नहीं था, n का मतलब नहीं था कभी भी। n का हमने कहा था, जैसे हमने तुम्हें लिखा था 10 की घात 3, तो हमने कहा था 5 गुणे 2 की घात 3, 3 से कोई संबंध नहीं है हमारा। अगर हम लिख दें 10 की घात 6, तो इधर 5 गुणे 2 की 10 की घात 6, n तो बदलता रहता, तो n से संबंध नहीं है, लेकिन इस इधर तो 5 गुणे 2 होना चाहिए। तो क्या इसमें 5 गुणे 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो भाषा कैसे लिखेंगे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्या भाषा लिखेंगे, तो भाषा में लिखेंगे कि चूंकि आप लिखते जाइए 6 के गुणनखंड में, आप लिखते जाइए, हम बोलते जाएंगे, चूंकि लिखेंगे तो बहुत समय ज्यादा चला जाएगा, वीडियो भी काफी बड़ा हो रहा है। ठीक है, चूंकि 6 के गुणनखंड में केवल 2 प्राप्त होता है, 5 नहीं, और किसी भी संख्या के 0 में समाप्त होने की अनिवार्य शर्त, अब इसी तरह लिखो, चूंकि 6 के गुणनखंड में केवल 2 प्राप्त होता है, 5 नहीं, और किसी भी संख्या के 0 अंक पर समाप्त होने की अनिवार्य शर्त, उसमें गुणनखंड 2 और 5 दोनों
उसमें गुणनखंड 2 और 5 दोनों प्राप्त होना चाहिए। हमें 5 और 2 प्राप्त हो जाए तो इसको लिख लिया, क्योंकि 6 के गुणनखंड में हमें केवल 2 प्राप्त होता है, 5 नहीं। और किसी भी संख्या के इकाई के अंक में या 0 पे समाप्त होने की शर्त यह है कि उसमें गुणनखंड 2 और 5 एक साथ प्राप्त होने चाहिए। अतः नीचे लिखो, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये इतना लिख दोगे। इतने में जहां n बराबर कहाँ है, n अपन ने क्या माना था, जहां किसी प्राकृतिक संख्या है, तो जहां n बराबर प्राकृतिक संख्या है वही लिखा है, चाहे n बराबर तो वही आगे आंसर। बस इतना सवाल है, उसमें केवल बताना था क्यों नहीं, क्योंकि हमें चाहिए, क्योंकि इधर हमने लिख दे रहा है। अगर आपको उससे समझदारी के लिए 100 का वो लिख दो उदाहरण, किसी भी संख्या का उदाहरण लिख दो। अगर मान लो 10 की घात 3 का भी लिखोगे तो इसमें 5 गुणे 2 की घात 3, तो 2 3 चाहिए लागे। इसमें कितने हैं, 3 3 से अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इधर 4 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 2 की आवश्यकता होती है जब अंक इकाई के अंक में 0 में समाप्त होता है। और कोई ऐसी भी संख्या लिख सकते हैं नॉर्मली जिसके अंत में, जैसे 360 240 40 अन्य संख्या भी ले सकते। तो ये हमारा हो गया क्या, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बिल्कुल सरल है, बस उसको ध्यान देखना है कि उनके गुणनखंड में 2 नॉर्मली देख सकते। 2 की 6 की घात 1 लिख दोगे, मान लो n की मान a रख दो तो 6 की घात 1 में क्या आ गया, 6 आएगा लास्ट में। नहीं, इसको अगर इस प्रकार से भी करोगे तब भी आएगा। 6 की घात n की जगह का n बराबर क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। क्यों है, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या। 6 की घात n बराबर 6, 6 की घात 2 बराबर 36, फिर भी 6 आया। 6 की घात 3 बराबर 6 6 36 और 36 18 216, तब भी 6 आया। 6 की घात 4 करोगे, 4 करोगे तो 6 6 36 और 6 कम 6 3 9 और 6 2 12। फिर 6 की घात 5 करोगे तो इसी में 6 का, यानी कि लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक, तो कितना, 6 की घात 36, 6 की घात 3 16 आ गया। तो मतलब है कि 6 से 0 पे समाप्त नहीं होगा। उसका मेन रीजन है 5 गुणे 2, यही मेन रीजन उसके क्या है, गुणनखंड में 5 गुणे 2 नहीं है। वो तो हमने तुम्हें बताया है कि नहीं समाप्त होता। अब हम सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। ये आप सवाल नंबर बता लीजिए। ठीक है, ओके। तो हम पढ़ने वाली हम लोग 2 की 6 नंबर के सवाल में, ये भी सवाल बहुत सरल है लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देने वाली बात है। पहले तो सवाल क्या कह रहा है ये देख लो। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एक भाज्य संख्या। इनको सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या है या नहीं है। तो फिर से भाज्य भाज्य अगर आपको याद है, मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि भाज्य किसे कहते हैं, जो अपने और एक के अलावा अन्य से कट जाए, यानी कि उसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होंगे, 2 नहीं 2 से अधिक होंगे। और अभाज्य क्या कहलाएंगे, अभाज्य बताए थे जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे, यानी कि उसके गुणनखंड 2 होंगे। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, यहाँ उदाहरण से समझ लो पहले, फिर हम सवाल लगाएंगे। 7 है, 7 का मतलब है कि ये 7 से भी कटेगा और 1 से कटेगा, यही तो गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है ये इससे कट जाएंगे हमेशा। हम मान लो 14 ले लें, 14 7 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। हमने कहा था 1 से तो कटता ही करता है। अब बताओ इसके गुणनखंड कितने हैं, 1 और 2। इसके गुणनखंड कितने, 1 2 3। तो हम इन गुणनखंडों से पता कर सकते हैं कि ये भाज्य है भाज्य। जिसके गुणनखंड 2 हो, कितने हो, केवल 2, कितने, केवल 2, तो वो क्या हो गए, अभाज्य हो गए हमेशा। और जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, तो क्या कहलाएंगे, हम उसे भाज्य गुणनखंड कहेंगे। उदाहरण और भी एक आध उदाहरण ले सकते हो अगर तुम्हें ना समझ में आया हो। जैसे कोई बड़ी संख्या ले लो, हम तो कह रहे 13 ले लो। 13 को कैसे काटोगे, 13 से काटोगे, 1 से काटोगे। और अगर बड़ी संख्या लेने हो तो 20 ले लो, इधर 2 2 5, 2 से भी काट दोगे। अरे लोग बड़ी संख्या से सीधे काट दे, 4 से भी काट लोगे, 5 से भी काट लोगे, 1 से भी काट लोगे, ज्यादा हो गई। अब 4 को 2 गुणे 2 लिखोगे तब भी गुणनखंड होंगे, तो 2 गुणे 2 भी गुणनखंड होंगे।
1 2 3 4, ये 4 गुणनखंड है, ये 2 गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। बस इतना समझ लो गुणनखंड में, तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये केवल 2 गुणनखंड हो, कैसे हो, 2 से ज्यादा हो तो भाग। सवाल क्या सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर ये लिखेंगे, जो सवाल उतारा है, 7 गुणे 13 11 गुणे 13 धन 13। हम इसको संख्या को दोनों को हल करते जाएंगे साथ साथ। तो ये संख्या एक साथ होती है, चूंकि धन लगा है तो अलग संख्या, गुणा गुणा लगा हुआ तो अलग संख्या। तो ये पूरी संख्या क्या है, अलग है, ये पूरी संख्या है और ये एक संख्या है। इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन आ रही है, 13। अगर हम 13 कॉमन ले लें तो 7 गुणे 11 और धन 1 बचा, नहीं बचा, ये बचा या नहीं बचा, ये बताइए। ये से हमने कॉमन ले लिया। इतना तक तो समझ में आ गया कि नहीं आया। 7 गुणे 13 धन 1, इसका मतलब है पूरे से हमने कॉमन ले लिया। ये वैसा धन नहीं, धन लगेगा, सॉरी। 13 हमने पूरी संख्या से इधर से जब हमने पूरे से कॉमन ले लिया तो ये बच गया। 7 गुणे 11 धन 13, ये बचा या नहीं बचा, बस इसको हल कर लो। 13 7 11 7 77 धन 1 78, तो 13 गुणे 78 आया कि नहीं आया। वो हमने कहा था एक संख्या हमेशा गुणा में रहती है। कहोगे सर जी ये तो कहाँ लिखा, यही देखा हमने, बताया ना कि 5 के गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 1 लिख लोगे, कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 1 का गुणनखंड होता है, एक संख्या सभी से विभाजित होती है। अगर हम 18 लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 लिखेंगे, कोई अंतर नहीं, यानी कि 1 का गुणनखंड एक सबसे विभाजित होता है हमेशा। तो अगर इसमें देखो, इसमें गुणनखंड कितने हैं, 3 हो गए या नहीं हुए, आप बताएं, 3 हुए या नहीं हुए। 13 गुणे 17 तो इससे आया, गुणा 1 लिखा ही है, क्योंकि गुणनखंड में 1 होता है। इसके गुणनखंड कितने, 1 2 3 गुणनखंड हुए। हमने कहा था कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं संख्या और एक उसमें भी जुड़ा था, 2 संख्या। देखो ध्यान देना, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने लिखा था 7 बराबर 7 गुणे 1, ये 1 लिखा था, यही तो 1 है। तो बाकी एक ये संख्या है, एक इसको भी देख लो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इससे 5 कॉमन ले लो सभी से, 7 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1, कर दो हल। 7 छंग 42 दूनी 6 3 दूनी 6 छाई 36, ऐसे कर दो। 7 3 दूनी 6 और 6 36 धन 1, 6 7 42 6 18 और 4 22 धन 1। ठीक, 36 नहीं, 7 छंग 42 और 7 21, 4 हाथ से लाइए 25, तो 5 2 5 3 आ गया, जुड़ेगा तो 5 गुणे 2 5 3 गुणे 1, यानी कि तीनों में कितने आ गए, 3 गुणनखंड आ गए या नहीं आए। इसमें भी 3 गुणनखंड, इसमें हमने बताया थी कि अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होते हैं, 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, स्वयं होगी या 1 होगी। तो लिख लो नीचे, चूंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 हैं, अतः यह दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ये हमने बता दिया भाज्य संख्या है। अगर जो कि ये दिया गया, अगर बताना हो तो अब नीचे भाज्य की परिभाषा लिख दो।
अभाज्य संख्या है। अगर आपको ज्यादा बताना हो, वो चाहता हो, तो लिख दो अभाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनफल होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ओके, बस ये समझ में आ गया कि आप बता लीजिए, फिर हम देख ले रहे हैं। हम आए हैं पढ़ना भी एक हम लोग अंतिम सवाल में, अंतिम सवाल में ये सवाल लिखा हुआ है, 7वां सवाल अंतिम सवाल के रूप में, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो हम मान लेंगे किसी खेल का मैदान है, उसके चारों ओर, मान लीजिए ये खेल का मैदान है, इसके चारों एक पथ है, पथ का मतलब होता है रास्ता, ये एक रास्ता है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कोई भी मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, तो सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। एस बराबर 18 मिनट, हम सोनिया ही लिख दे रहे पूरे, वरना तो सोनिया को कितना समय लगता है? सोनिया को समय 18 मिनट लगता है। जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है? रवि को लगता है हमारे 12 मिनट। कितना? 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर, यानी कि सब यहीं खड़े हुए हैं, और एक ही दिशा में यानी कि यहाँ से चक्कर लगाएंगे, दिशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो नहीं बताया, लेकिन एक दिशा में जा रहे हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक पर मिलेंगे? ठीक है, तो प्रारंभिक समय पर कब मिलेंगे वो देखने हैं, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। तो ये होगा प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये प्रारंभिक समय ना होगा, प्रारंभिक बिंदु या स्थान होना चाहिए, तो प्रारंभिक बिंदु या स्थान लिखेंगे, गलत सवाल लिख गया है। प्रारंभिक बिंदु का मतलब होगा जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया तब से वहां से। तो सवाल समझ में आया कि ये चीज है, पूछ रहा है, तो इसको बस देख लो और फिर हम देख रहे हैं। उसने कहा है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट, यही है। एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। इन निशानों का मतलब वही लिखा हुआ है, केवल कहाँ बदला? एक चक्कर लगाने में तक वही है, रवि को लगा समय, ठीक है। तो कितने समय बाद में पुनः बिंदु पर मिलेंगे? कितने समय बाद पुनः बिंदु पर मिलेंगे? तो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अगर एलसीएम 12 और 18 मिलेंगे। अब कहोगे सर जी एलसीएम ही क्यों लिया? अगर आपने ध्यान से देखा होगा या सुना होगा तो हमने बताया था एलसीएम में वह छोटी छोटी लघुत्तम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि 18-12 के बाद सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु पर, इसके बाद भी मिलते रहेंगे, इसके बाद भी मिलते रहेंगे जो, लेकिन उसने कहा सबसे पहले, तो हम सबसे पहले का मतलब होगा हम उसका लासा लेंगे, उसमें सबसे पहले की बात कर रहा है ना, तो 18-12 का लासा ले लो। 18 और 12 का लासा कैसे निकालते हैं हमने बताया है, 2 नंबर 18 3। गुणनखंड के लिए हम बता रहे हैं केवल आपको जानकारी के लिए, बाकी हम करते तो सीधे सीधे कर देते, 2 3 6 3 1। तो 18-12 का कैसा हुआ? 18 बराबर क्या हुआ? 2 गुणे 3 की घात 2, और 12 क्या हुआ? 2 की घात 2 गुणे 3। जब एलसीएम निकाला जाता तो क्या निकाला जाता है? एलसीएम 18-12 बराबर जो सम्बद्ध है उसकी सबसे बड़ी घात, जो सम्बद्ध है उसकी सबसे बड़ी घात, यानी कि 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, सॉरी 2 की घात 2 है, 3, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो बस निकाल लो।
दो दूनी 4, 3 तिरका 29, 27, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108, यानी कि वह है, रुको, तो सीधा यहीं हम लिख देंगे। कैसे करेंगे देखो, हमने कहा था जो संबद्ध है उनकी सबसे बड़ी घात, तो 2 है दोनों में, 2 की सबसे बड़ी घात 2 है। 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 है, तो 3 की घात भी 2 हो गया। तो 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, 9 चौके 36, तो कितना आया 36। तो ये लिखना नहीं है तुम्हें, सीधा सीधा वही लिखना जो तो हमने निकाल के बताया आपको, ये सीधा सीधा एलसीएम 12 18 का 2 गुणे 3 हो गया 36, तो बस 36 मिनट, क्या लिख गया 36 मिनट। तो आंसर तो लिख देना नीचे, एलसीएम बराबर 812, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे 36 मिनट में, 36 मिनट में लिखेंगे। तो ये आ गया आंसर। तो लिख देना सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो ये हो गई आपकी वर्णावली 1.2 हल कक्षा 10 के गणित की। इसमें आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, हमने कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे सभी लोगों को भेजें जिनको इनकी आवश्यकता है, जो कहीं जा नहीं सकते, कोचिंग नहीं जा सकते। और दूसरी बात, जो कोचिंग जाते हैं वो भी ये वीडियो देखें, जो भी कोचिंग जाते हैं कभी समझ में आता है, कभी हो सकता है शोर शराबा हो गया, कभी मन कहीं और भटक गया, किसी के पास और लग गया, मन बोर्ड में नहीं लग रहा है, अब तो सर ने तो पढ़ा दिया है, तो क्या करेंगे। तो इस तरह के वीडियो, ये हमारा वीडियो देखेंगे, आप जाएंगे तो आपको संपूर्ण समझ में आ जाएगा। तो आप वहाँ का जो आपने जो भी समय गंवाया हुआ है, थोड़ा सा रात में लेटते टाइम आप देख लीजिए, नोट कॉपी ले लीजिए, आपके सवाल सारे हल हो जाएंगे। तो अगर सब अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।